किसको मुजरिम समझे कोई, किसको दोष लगाए। मुजरिम उन कल्पनादर्शी लियोनार्दो दा विंची को कहें जिन्हें कैंची के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, या फिर दोष रईस मियाँ पर मढ़ें जिनकी कलाकारी की बदौलत मेरठ की कैंचियाँ देश विदेश तक पहुँची। बढ़िया चीज़ है कैंची। गैंग्स ऑफ वासेपुर में डेफिनेट जब डॉक्टर साहब की तलाशी लेते हैं और उनकी जेब में कुछ पाकर पूछते हैं कि ये क्या है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये पलस्तर काटने वाली कैंची है। कई बार देखने पर इस दृश्य का सौंदर्य और निखरता है। कैंचियों ने कई लोगों के बाल काटे हैं, लंबे थान से 2.5 मीटर के कपड़े भी काटे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़बान भी कैंची की तरह चली और मोहल्ले के बुतरुओं ने भी साइकिल कैंची स्टाइल में ही चलाना सीखा। बाद में कैंची फिल्मों पर चली, गानों पर चली और कुछ कुछ रंगों के परिधानों पर चली। 2022 का आखिरी समय दिल्ली नोएडा में बिताते हुए ये सोचता हूँ कि काश ये कैंची थोड़ी सी जाड़े पर भी चल जाती, जिस वजह से मैं रजाई से हाथ बाहर नहीं निकाल पाता और रजाई के भीतर फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ तो चश्मे पर गिल्ट जमने लगता है। इस बार बिना नहाए शुरू कर रहा हूँ 3 ताल का 116वां एपिसोड। ताऊ बाबा सरदार की ओर से जाड़े की जय हो जय हो जय हो। ये एक हफ्ते में अचानक से ठंड जो बढ़ी, अचानक से एकदम पहले लग रहा था कि बस अभी आई नहीं है। तुम लोग एकदम अतिरंजित किए हुए हो। दिल्ली वाली ठंड अभी नहीं आई है। वो ठीक है, 1-2 दिन अभी पिछले ठीक हो गए 28-27 दिसंबर के, लेकिन जो 25-24 दिसंबर काल की पहली क्रिया के निवारणोपरांत प्रक्षालन से कष्ट होने लगे तो वो तो आई थी, वो नहीं आई अभी। 3 और 5 को आने वाली है, ऐसा मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। वाह। कि पश्चिमी क्या बोलते हैं उसको, विक्षोभ, वो ऐसा बता रहा है कि 3 और 5 पाश्चात्य संस्कृति का खतरा ऐसे ही आया था हमारे देश में। और वो जानते हैं, पाश्चात्य से याद आया कि ब्रिटेन और पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, ये जो वॉर चली उसकी वजह से बिजली का बड़ा संकट है। तो मैं पढ़ रहा था कि इस बार ब्रिटिश लोग भी अपने घरों को गर्म करने के ट्रेडिशनल तरीकों पे आ गए हैं। वो जो उनके वार्मर लगे रहते हैं वो नहीं यूज़ करके रजाइयाँ ओढ़ रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर वैसे जो घर में आग लगाने के टी-शर्ट पहन के घूमते रहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए हम लोग को। हाँ, तो वो ट्रेडिशनल वाला। आपने शुरुआत कैंची से की। कैंची से मुझे एक रिकमेंडेशन भी है, और जिन लोगों ने सुना है उन्होंने तो सुना ही होगा। एक आपने हरे राम हरे कृष्ण बहुत सुना होगा। एक कैंची हरे राम हरे कृष्ण है। कैंची हरे कृष्ण बोलते हैं गाने को, कृष्णा दास का गाया हुआ, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। तो वो क्या छोटा है इसके लिए कैंची? नहीं, आई थिंक कैंची कोई आश्रम है, धर्मशाला है जहाँ पे उसकी रचना हुई है। अच्छा, तो कैंची हरे कृष्ण। एक जगह का नाम भी मैंने कैंची सुना है, मुझे किसी ने वो फोटो शायद वहीं का होगा। वो उत्तराखंड में कोई जगह है। एक भोजपुरी गीत के ना 3 बंद हैं, तो वो मुझे इसी हफ्ते जो है शुभम तिवारी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सुनवाया। तो उसका एक पैरा खास तौर से सुनाऊंगा आपको, लेकिन शुरू ऐसे है, वो बहुत मज़ेदार सा है। नहीं, अभी सुनिए ना किस पर है, समझ में आएगा। 3 है, तीनों के अलग अलग चीज़ों पर है। जेकर घर न भेटाइल बा भटकाव में, गली ओ गली में भुलैबे करी, है ना। मतलब जिस जो अपने घर नहीं पहुंचे, जेकर घर न भेटाइल बा भटकाव में, हम दोनों बूझिला। हाँ, नहीं बाकी लोगों के लिए। गली ओ गली में भुलैबे करी, राह जे ना सही पा सकल आज से, बन के हिरना नियन रोज धैबे करी। धैबे मतलब भागना, वो जिसको अभी तक रास्ता नहीं मिला है तो हिरन बन के रोज भागेगा ही। आजमावल आ देखल सुनत बात ह, आजमाई और देखी सुनी बात है। आजमावल आ देखल सुनल बात ह, ढेर जो प्यार देव केहू के यहाँ, जो धराइल अंगूरी त गछियाल तू, कहियो अचके कलाई धरैबे करी। यानी अगर आप किसी को उंगली पकड़ाएंगे और तो वो कभी न कभी कलाई पकड़ेगा ही। ये देखी सुनी अजमाई हुई बात है। और ये आखिरी वाला, जाड़ में आड़ में कतही दबकल रहा, जाड़ में आड़ में कतही दबकल रहा, देखिला कितना ओढ़ना के औकात बा, पाँव चदरा से आगे भइल जो कहीं, ना बटोरबा तो उतना जड़ैबे करी। तो ये बहुत सुंदर है कि देख बहारे जाड़े की। हाँ, नज़ीर की। वैसे जाड़ा जो है वो उन्होंने होली पे भी यही लिखा है ना, देख बहारें होली की। वो
बहुत सारी चीजें जो है वो भारत के त्योहारों पे और मौसमों पे, हाँ, ट्रेडिशंस पे बहुत सारा लिखते थे, फेस्टिवल्स पे बहुत लिखा और उन्होंने। मतलब आप फाइनल टाइप का लिख देते थे, हर एंगल को कवर करते थे, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता था, 360 डिग्री टाइप का उनका नज़म होता था। और जाड़ा जो है गुजरात में मेरे जैसे लोगों को कहा जाता है, क्योंकि मोटा का मतलब वहाँ बड़ा होता है। अच्छा, मोटा नहीं मोटे लोगों को वहाँ जाड़ा कहते हैं। तो कैंची की जब बात हुई तो उसमें कुछ कैंचियां हैं जो जिनका जिक्र रह गया। जीवन की एक कैंची होती है विवाह, उसमें दोनों बरतते चलते हैं, कोई एक चीज दो लोग मिल के बरतते हैं, इक्वल फलक होते हैं दोनों के, और उसको बरतना हो रहा होता है। आजकल ऐसे विवाह ज़्यादा हैं जहाँ पे इक्वलिटी है और उसकी वजह से चीज़ें आगे जा रही हैं। दूसरी कैंची जो है वो कैंची का मामला जो है सृजन वाला है। दूसरी कैंची जो है वो EMI की कैंची है। अब आज तनख्वाह आई है और आज ही कई लोगों की EMI का पैसा कट जाएगा। तो ये भी एक कैंची है कि कुछ बनाने के क्रम में कैंची चलती है। आप कुछ प्रॉपर्टी बना रहे हैं, गाड़ी खरीदे हैं, कुछ और लोन आपके पास है, तो वो कैंची है। टैक्स का भी कैंची है। हाँ, टैक्स का भी कैंची है, वो सालाना कटता है। एक कैंची और है जो आपको दिखती नहीं है लेकिन होती है, और मैंने 50 दुकान पे उस कैंची को देखा है, भले ही वो दर्जी की दुकान हो या हलवाई की, किताब की दुकान हो या आभूषणों की। इन सब दुकानों पे एक स्टिकर लगा होता है, उधार प्रेम की कैंची। बहुत सुंदर लाइन है। अच्छा, उधार ले जो शब्द है ना, उसका अगर कश्मीर से आया होगा ये। विच्छेद करें तो कहता है कि लो ना। हाँ, लो ना। और आदमी समझते हैं कह रहा है लो ना। हाँ, वैसे है यही, वो बैंक कहता है कि लो ना, और लेकिन आपको अंतर मन से कहना है कि लो ना। ऐसे उसी से याद आया, सेल्फी को उर्दू में क्या कहते हैं? खुद तस्वीर क्या बोलेंगे? खुदी। इसीलिए कहा गया था खुदी को कर बुलंद। हर आदमी जो है आजकल फ्रेम में आ जाए खुदी को बुलंद कर रहा है कि हर तस्वीर से पहले हाँ, सही है। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी भीड़ कहाँ है। रोहित सिन्हा ने पिछली बार अब जो हमें चिट्ठी भेजी थी, तो उसमें उन्होंने अपने इस साल के हाइलाइट्स हमसे बताए थे, तो उस पर अपन आएंगे। लेकिन उसके पहले ये भी कुछ लोगों ने इस बार कहा कि आप लोग जब बात करें ये साल का आखिरी 3 ताल का एपिसोड होगा इस साल का, तो अपने हिसाब से आपको कौन कौन से एपिसोड या कौन कौन सी चर्चाएं इस साल की 3 ताल की याद रह गई हैं? अगर 4-4, 5-5 अपन बनाएं या सब मिला के 5 बताएं तो। जैसे मुझे एक रामलीला वाला वो पसंद था, जो रामलीला वाला अच्छा था हम लोगों का, और जिसमें हम लोग लोक संगीत और म्यूजिक की बात कर रहे थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग वो था। शुरू ऐसे हुआ था कि सड़कों में वाहनों में बजने वाले संगीत से जी, तो वो टम्पू अम्पू जीप में बजने वाले से शुरू होकर, लेकिन फिर हम लोग उसमें रहे और उसमें बहुत सारे गीत याद किए गए। सब कुछ तो याद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 3 ताल कुछ को शुरू करके कुछ को खत्म, कोई अखंड रामायण का पाठ तो है नहीं, बतौलाबाजी है। दिव्या भारती को इस बार याद करेंगे, सीबा को अगली बार। तो हम लोग मुझे दिक्कत ये हो गई है ना बाबा कि मैं सुनता नहीं हूँ आजकल। पहले सुनता था फॉर सेक ऑफ क्वालिटी, क्या हुआ कैसे हुआ, भूल जाते हैं। अब मैं सुनता नहीं हूँ, तो मुझे अब ये याद नहीं है कि कौन सा अच्छा था कौन सा लेकिन नहीं था। जबरदस्त जो था वो सैकड़ा ही था। पता नहीं उसमें क्योंकि लोग थे या और लंबी चर्चा रही उसकी। इस साल का हाईलाइट है। हाँ, लेकिन इस साल का ही नहीं, 3 ताल के इतिहास का हाईलाइट है वो। हालांकि अभी भी मुझे जैकिया और पहले एपिसोड से बहुत प्यार है। जैकिया भूलता नहीं, अभी भी कुत्ते में रोड पे चलते दिखते तो उनको अंतर मन में कहते हैं बिना मुंह खोले हुए जैकिया। उसमें जो है वो जा नहीं रहा है। उसका जो पीक पॉइंट था ना, जब ताऊ उसको ले गए थे वहाँ, कि कुछ पिता भी अपने पुत्रों को जैकी बना देना चाहते हैं, वो अलग स्तर की व्याख्या वहाँ पहुंची। और तब ये लगा कि बिजार खबरें भी कितना
कितनी गुंजाइश होती है उसमें आप अलग अलग फलकों को छू सकें। एक वो वाला भी बड़ा ज़बरदस्त था जो बारात की बस की जो बारात तो हम लोग का सदाबहार है। हाँ, नहीं, इस बार उल्टी वाला जो आया था ना वो भी बढ़िया था। हाँ, बारात उल्टी वाला सही हाँ। रहा, उल्टी वाला अच्छा रहा। हाँ। उल्टी वालों से कई लोगों ने कनेक्ट भी किया था। बस जो गमकती है गम हाँ, गम। हाँ, और हमको ये याद है कि 3-4 एपिसोड तक चिट्ठियां आती रही, लोग अपने अपने अनुभव बताते रहे। क्यों जीजा के साथ उल्टी की हिस्स है, क्यों फूफा के साथ की हिस्स है, क्यों कार में की हिस्स है, क्यों बस में की हिस्स है। कई तरह की उल्टियां जो है हुई हैं। तो ये लेकिन सैकड़ा जो है ना वही मुशायरा लूटने में। अब इस बार वो उतना बड़ा हो गया कि फिर बाकी जो है वो फीफा हो गया एक तरह से। बाकी सब जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइप चलता रहा। हाँ, बाकी सारे में हम बैठ के बतियाते हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग थे। हाँ, बतियाने वाले लोग थे। ये तो है, चेहरे दिख रहे थे, वो जो चिट्ठियां चेहरे दिख रहे थे, तो वो तो है। सामने बैठे हुए। उसकी वजह से एक ज़बरदस्त दबाव भी था, लेकिन वो दबाव ज़बरदस्त तरीके से काट भी दिया गया था। 3 ताल की चर्चा सहज ही रही। हाँ, एक मुझे वो भी बड़ा डिफरेंट टॉपिक लगा जो हमने, और मैं चाहता हूँ उस तरह की बातें और भी करें आगे, जो हमने शिल्प में और तमाम चीज़ों में गायब होती डिटेलिंग और मिनिमलिस्ट होते जाते लोग। मिनिमलिस्ट वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और हम लोग का जो एक चर्चा हम लोगों ने की थी खून से खत लिखने, ना खून से खत नहीं, युवाओं वाली जो चर्चा थी और संयुक्त और एकल परिवार वाली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी इंटरेस्टिंग थी। तो मतलब 3 ताल के, इसीलिए मैं जो लोग सुन रहे हैं और नए सुनवासी हैं, हाँ, उनसे मैं कह रहा हूँ कि डोंट जंप लाइक फ्रॉग्स, है ना, कि यही वाला सुनना है, हेडलाइन देख के सुनिए। 3 ताल का हर एपिसोड अद्वितीय है अपने आप में। और हर एपिसोड में आपको लगता होगा कि बाबा की धारणा ये है इस बारे में। अरे 5 एपिसोड बाद उसी टॉपिक बात कराइए तो खुद ही को कंट्राडिक्ट करने वाला पहला व्यक्ति मैं स्वयं हूँ। तो ये चिट्ठियों में भी आ चुका है। हाँ, वो जीवन की खूबसूरती। आज मैं ताऊ ये सोच रहा था कि मैंने 3 ताल में ऐसे ही कहीं पे मैंने इंस्टाग्राम पे दाल चावल की फोटो देखी और तुरंत मेरे दिमाग में आया कि ये सबसे बेहतरीन जोड़ी है जो मैं 3 ताल में बता चुका हूँ। लेकिन हो सकता है कि 4-5 एपिसोड बाद आप फिर से बात करें कि सबसे बेहतरीन जोड़ी, सबसे बढ़िया सुंदर युगल कौन से हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपकी चप्पल है। हाँ, एक गई तो दूसरे की अपने आप जान निकल गई। या कत्था भात तो तहनो, हाँ, भात तो आप वैसे भी नून तेल डाल के खा लेंगे, दाल रोटियों से खींच लेंगे, चप्पल का क्या कीजिएगा। तो वितंडावाद है, धारणाएं ऐसे ही बनती बिगड़ती रहनी चाहिए। 3 ताल दरअसल एक प्रवाह है जिसमें कभी भी कोई भी लहर खुद को कभी दोहराती नहीं है, कभी भी कोई भी जल का कण उसी पत्थर पे वापस आता नहीं है। वो एकदम पुनर्नवा है हर बार, हर क्षण बदलती कथा जो है वो 3 ताल की है। इसलिए आप डिपस्टिक नहीं कर सकते कि मैंने 70 सुन लिया, 71वां सुन लिया, फिर 85वां सुन लेते हैं, फिर 43 सुन लेते हैं और पता चल जाएगा 3 ताल क्या है। तो भाई साहब, जितनी बार आप नदी में अंगूठा डालते हैं उतनी बार नई नदी आपको टच करती है। आनंद ही है। अच्छा, इस साल मैं भाषा से शुरू करना चाहता हूँ ये कि इस साल ऐसा ये नहीं कहूँगा कि इसी साल वो शब्द या फ्रेज़ आपके शब्दकोश में आया, पहले भी आया होगा, पर आपने खूब इस्तेमाल किया हो वो शब्द या वो मुहावरा या वो आंचलिकता से ली हुई कोई चीज़ ऐसी जो भाषा में खूब इस बार आपने, मतलब आपके लिए तो मुश्किल होगा बाबा, क्योंकि नहीं, हमारे लिए बहुत मुश्किल तो नहीं है। मतलब जैसे अभी इस बार हमने फोमो शब्द का इस्तेमाल किया जो हमारी शब्दावली में एकदम नहीं था। 2022 में ही मैंने पहली मर्तबे फोमो शब्द इस्तेमाल किया है। फोमो समझ रहे हैं इतने समय से, लेकिन कभी किसी से कहा नहीं। अभी मैं चैट और बातचीत में भी 2-4 बार लोगों को फोमो गिरा चुका हूँ। कल एक कहानी की हेडलाइन में फोमो लिखवाया कि एंड्रॉयड के 5 फीचर अगर आपको नहीं पता है तो आपको फोमो हो सकता है। और फोमो की व्याख्या से उस कहानी को शुरू किया ताकि जो नहीं समझते हैं फोमो वो समझ सके। तो इसके ऊपर कल बड़ी संपादकीय चर्चा हुई। न्यूज़ टीम का बड़ा रिजर्वेशन था कि ये नहीं लिखा जाना चाहिए, कितने लोगों को पता होगा। और हमने मुंजीर से कहा कि नहीं, तुमको यही लिखना है और पहले व्याख्या एंड्रॉयड की नहीं करनी, पहले व्याख्या फोमो की करनी है और फिर एंड्रॉयड पे आना है। तो आदमी जो आलू खरीदने आया है उसको धनिया पहले दे दो। इस एक बार नया वर्ड आया है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। मैं ताऊ के पास ये सब नया मिलेगा। नहीं, वो है जोमो।
जोमो। जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये 2023 का वर्ड हो गया था। जैसे अभी होता है से। ना कि अभी क्या हो रहा है, लोग मनाली जा रहे हैं, ठीक है, मुझे फोमो नहीं हो रहा, हाँ, हमें तो जोमो है। जोमो हो रहा है कि बच गए। हाँ। वहाँ नहीं है, नहीं तो जाम में रहते, फंसे हुए थे, पता नहीं 2 दिन तक लगे हुए हैं, इतने सारे लोग बंगाली बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, भीड़ जमी हुई है, ना खाने को कुछ, ना बैठने को कुछ, ना होटल खराब, हर जगह ट्रीटमेंट बुरा। हाँ। That is the अपनी joy. कार के 2 पल्ला खोल के खड़े होकर मूत रहे, आगे रहे। बताइए, यार, पार्टी अटल has टनल में garden. 400 गाड़ी फंसी थी। हाँ, पार्टी अटल है टनल। गार्डन गैलेरिया में, ठीक है, और तुम कहाँ हो यार? अरे मैं घर पे हूँ। मेरे पास है, आ जाओ। मुझे फोमो नहीं हो रहा है, मुझे जोमो हो रहा है कि बहुत अच्छा है, मैं घर पे हूँ। एक दो चीज़ें इस साल ये मैंने जानता ये पहले से था, सुना था, लेकिन इस्तेमाल नहीं की थी। कोई कुछ हैरत भरी बात कहे कम से कम, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये मेरे पास कोई उसके लिए था नहीं इसके पहले शब्द। मैं बस ऐसे ऐसे करता था, तो सामने वाले को थोड़ा अपमानजनक लगता था, यार मैंने ऐसी बड़ी बात कही और ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। तो फिर मैंने एक मेरठ का शब्द है अजी हाँ। हमने बहुत साल यूज किया अजी हाँ। तो ये लेके आया अजी हाँ। 2006 में हमने अजी हाँ पकड़ा था। 2005 में हमारा एक दोस्त था बुलंदशहर का, उसने पकड़वा दिया था। लेकिन अभी मैंने अजी हाँ को रिप्लेस कर दिया है। तो सरप्राइज के लिए या कोई गलती कर दे तो पहले कुछ गरिया बैठते थे, कुछ और बोल बैठते थे, कोई चीज़ चौंका दे, कोई चीज़ हथप्रभ करने वाली हो जाए, तो अब हमने उसके लिए एक अलग फोनेटिक उसमें ढाला हुआ वाह। वाह, वो तो है, वो तो इसमें भी आता है। हाँ। वाह, तो कई बार ये होता है ना, हेल्पिंग वर्ब जैसा है कि वो। अरे बाबा वाइन का ग्लास आपका गोल वाला टूट गया, तो वाह। मेड ने कहा कि ये जो बोरोसिल वाला था ये फूट गया भैया धोने, उनको हमारे मुँह से निकलता है वाह। एक मैंने और ये बहुत अच्छा मॉडिफायर है वैसे। वाह, वो क्या होता है आपके भी क्रोध को ना, हाँ, तुरंत नियंत्रित करता है, और दूसरे को लगता है कि वो आपको पहिए उतना की बुरा चुच्ची नहीं खोल लगा। देता है। वो पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि फियर कर रहा था कि आप पहिए पता की नहीं कैसे चुच्ची। रिएक्ट करेंगे। आपने वाह बोल दिया, आपकी जो रिएक्शन है वो भी निकल गया, क्रोध निकल गया उसी में, लेकिन शब्द निकला वाह। एक और शब्द होता है, जैसे आप अच्छा बोलते हैं ना लोग, अच्छा, तो अच्छा, हाँ, तो उसको वो कई बार प्रधानमंत्री भी इस्तेमाल करते हैं, और मेरी पत्नी की जो दादी हैं वो अच्छा की जगह अजा बोलती हैं। प्रधानमंत्री भी अक्सर अजा बोलते हैं कभी बच्चों से बात करते हुए। तो ये, और मैंने मेरी ऐसे इस तरीके की आदत में शुमार हो गया कि लोग इरिटेट होने लगे आसपास के, कि वो कोई गंभीर बात भी कह रहे हैं और मैंने कहा कि अजा, तो उसकी गंभीरता खत्म हो जाती है। अजा। ऐसे हेलो जो है उसका बहुत प्रयोग ऐसे होता है। हाँ, अच्छा और हेलो दोनों का बहुत प्रयोग हुआ। गुस्से में, सब चीज में, ओ हेलो, हाँ, हर तरह से, किसी भी तरह से कर सकते हैं। हेलो 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 बहुत ही खराब। Anyway, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, इस साल की मैंने वैसे बिल्कुल नया वर्ड सुना है अभी, फतमीजी। फतमीजी। इस साल की कोई ऐसे कोई बेस्ट किताब जो इस साल पढ़ी हो, या फिल्म, कोई एक रिकमेंडेशन साल का बड़ा, फिल्म भी, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, किताब भी, कोई एक ऐसा कि मतलब जरूरी नहीं कि इसी साल आई हुई हो, आपने इस साल देखी। ये हमने इतना सारा देखा है, उसमें काफी कुछ ठीक है, तो हम लोग उसकी चर्चा हम लोग वो बीच में देते करते रहते हैं, एक्चुअली बात करते रहते हैं। पर इस साल का जो अद्भुत घटना थी फिल्मी दुनिया में, वो RRR थी। और मैं अभी भी इस बात को समझ नहीं पाया हूँ कि अपन ने ऑस्कर में छेल्लो शो को क्यों भेजा। गुजरात में चुनाव थे, इत्यादि इत्यादि कारण भी हैं, पर ऑस्कर में जाने लायक फिल्म जो है ना, वो वाली जो है वो कान वान में जाने वाली है। अच्छी फिल्म है। और आपने देखी है छेल्लो शो? हाँ, अच्छा। वो कान में जा सकती है, कोई सनडांस में जा सकती है, ऐसे तरह जगहों में जा सकती है। पर ऑस्कर में अगर RRR जाती ना ऑफिशियली, तो बहुत सारा कुछ जीत के आती। आपको अच्छी लगी RRR? मुझे अद्भुत लगी। अच्छी नहीं लगने की आवश्यकता है। मुझे इस बात से लगा कि अगर अपन हॉलीवुड टाइप के पिक्चर बना सकते हैं, और हॉलीवुड वो नहीं बना रहा है, उनको इस बात का बहुत दुख है कि उनका रिएक्शन RRR देख के क्या होता है। वो हर आदमी क्यों मिसमराइज्ड है वहाँ पे, यार ये क्या हो गया इंडिया से। वो इसलिए कि यार ये तो हम करते थे, ये इन्होंने कर दिया। इतना स्केल जो है ना हमारा होता था। बाहर के लोगों की कमजोरी स्केल थी। उस स्केल की फिल्म हमने बनाई, पर उसको ऑस्कर में ऑफिशियली नहीं भेजा।
अब वो 2-4 गाने वाने इधर उधर पता नहीं। हालांकि वो गाना बहुत अच्छा शूट हुआ है, वो नाचो नाचो। अरे सब कुछ है बहुत बढ़िया। हम तो अभी कहने आ रहे थे कि जो डांस मुझे साल का याद रहेगा वो वही है। एक आदमी 10,000 लोगों से लड़ता हुआ, है ना, ये फिक्शन में ही होता है, पर RRR फिक्शन तो है ही, तो है। 10,000 लोगों से एक आदमी अकेला लड़ता हुआ, इतना विश्वसनीय मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ मतलब बहुत लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा है। मतलब उसके साथ हिरन, भालू, शेर, चीते सब एक साथ कूदे। वो तो अलग नहीं, वो जो जब पुलिसमैन है, जब वो कूदता है भीड़ में हाँ जब भीड़ में कूद रहा है, हाँ प्रोटेस्टर्स के बड़ा सामने, अच्छे शूट बहुत किया हुआ है, कन्विंसिंग है वो। हाँ, उनमें से एक चरित्र बाद में वो राम के अवतार में भी दिखता है। वो तो भाई तुम कह रहे हैं महाभारत, रामायण सब उसमें शामिल है, और पुराण भी है, सब तरह की कथा है। गाना 1.25 लाख तक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का हूँ। कोई गाना इस पे जिसपे बाबा ट्रिप किए हो इस साल ज्यादा? आपके स्पॉटिफाई में आया नहीं इसकी मोस्ट लिसन्ड सॉन्ग कौन सा था? हम स्पॉटिफाई पे हैं नहीं। अच्छा, हम बाहर निकल आए उनसे। क्योंकि हुआ क्या कि हम जो क्लासिकल ट्रैक्स सुनते हैं उनमें से कुछ ट्रैक्स हमको स्पॉटिफाई पे मिले नहीं। हाँ, है नहीं वहाँ सब कुछ। तो अपना संकट यही है कि हमको फिर मैं यूट्यूब म्यूजिक पे वापस आ गया। हाँ, वहाँ पे सब है। तो यूट्यूब का मामला इस मामले में ज़्यादा बेहतर है। तो मैं अरब सागर से निकल के हिंद महासागर में आ गया वापस से। तो स्पॉटिफाई वाला अपना है नहीं। गाने कोई एक गानों के एक गाना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस बार का जिसको हमने एडिक्शन के लेवल पे सुना है वो कोक स्टूडियो बांग्ला है। तो बांग्लादेश में कोक स्टूडियो ने पहला सीज़न अपना वहाँ के आर्टिस्टों के साथ रिलीज़ किया है। उसमें नजरुल के और अपने इनके रूबी ठाकुर, हाँ ये मतलब कमाल के गाने उठा करके उन्होंने, और उसमें बीच में उन्होंने कबीर को भी लाने की कोशिश किया है, लल्लन को उनके गाने हैं उसमें, नजरुल के गाने हैं, इस तरह से उठा करके और सुंदर गाया है। तो मुझे कोक स्टूडियो बांग्ला जो है अभी तक काटे हुए है। इसी के दरमियानी एक गाना हमने कोक स्टूडियो का ही तू झूम झूम जो आबिदा आपा का गाया हुआ, तो वो भी बहुत कमाल का गाना है। वो जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल को ये समझाना, तू झूम झूम झूम, वो कमाल का गाना है। तो गाने में सिनेमा वाला मामला जो है वो नहीं पसंद। डांस में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत समय बाद, मतलब पुष्पा अगर दिसंबर 2021 में रिलीज़ नहीं होती तो मैं ये कहता, अगर इस साल की रिलीज़ होती, और अगर आप उसको इस साल की रिलीज़ मानते हैं जो हिंदी वाली है या बाकी की हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो कोरियोग्राफी मैंने पुष्पा में डांस की देखी, श्रीवल्ली है तेरी झलक है, सारे गानों में, मतलब उसमें जो अपने एक पैर पे बिठा करके उसने स्टेप किया है, एक वो जो रिवर्स कट वाला बैकवर्ड मूविंग वाला रिवर्स मून वॉक टाइप का जो उसका है, फिर वो महिलाओं के बगल में जो चप्पल छूट के उसका वो घिसट वाला है, ये सारे कोई बहुत आसान सा स्टेप भी इतना मौलिक ऑथेंटिक लग रहा है, और कोई बहुत कठिन स्टेप भी वो खेलते खेलते कर रहा है। मुझे लगता है कि वो कोरियोग्राफी जो है मेरे लिए वो, और दूसरा ये जो नाचो नाचो का डांस है ये अद्वितीय है। मुझे डांस बहुत पसंद है। मैं डांस के दुनिया भर के, उज़्बेकिस्तान वगैरह का भी डांस का शो देखता रहता हूँ बैठ के, है ना। वो यूक्रेन गॉट टैलेंट, रशिया गॉट टैलेंट, अमेरिका ब्रिटेन गॉट टैलेंट, US गॉट टैलेंट, सबके डांस खोज खोज के देखता रहता हूँ मैं यूट्यूब पे। ये दो डांस जो हैं ये मेरे दिमाग में अटके हुए हैं और ये चल रहे हैं। आपका तो म्यूज़िक के हिसाब से? म्यूज़िक क्या, देखो मैं सुनता तो आप जानते हो कव्वाली हूँ, पर इस साल जो है कुछ फारसी गाने, मतलब हुआ क्या कि ये जो पाकिस्तानी सिंगर हैं गुल पनरा और आतिफ असलम, इनका एक मन आमदेम, बहुत खूबसूरत सा कोक स्टूडियो में ही उन्होंने गाया। तो फिर हुआ कि मन आमदेम में मैं ढूंढने लगा जो उसका ओरिजिनल वाला है। हाँ, गुगुश नाम की सिंगर है, उनका जर्मनी में रहती हैं, तो मैंने उनको सुना। फिर जो है अफगान सिंगर है एक सीता कासिमी, जो हिंदी मिक्स करके गाती हैं, हिंदी भी गाती हैं, तो उनका मनामदे हम सुना तो और भी मज़ा आ गया। तो फिर बाकी मैं उज़्बेक, ताजिक, इन सब के फारसी गाने
सुन के इस साल मैंने जब भी गाना सुनने का हुआ तो या तो नुसरत फ़तेह अली खान फारसी, जो भी आप बोल लो, मतलब हमारे अजीज़ मियाँ साहब तो हैं ही, सावरी ब्रदर्स, सबकी फारसी कलामों को मैंने बहुत सारा सुना। और इस साल मेरा संगीत जो है वो ज़्यादातर फारसी के इर्द गिर्द ही घूमा है। वाह। एक गाना और जो हम लोग के कॉलेज डेज का गाना है, और तब वो नहीं सूंघा देखा गया, और अब वो महक के एकदम इस साल वो हावी रहा, हालांकि अब थोड़ा जुड़ा गया है। मैंने तुम्हें देखा हंसते हुए ख्वाबों में, है ना, बेसर ख्यालों में हुस्न के। तो वो जो गाना है, वो गाना सोचिए 20 साल पुराना गाना है वो, और पुराना बल्कि। और उस गाने का क्या डंका इस बार बजा। वो मेरे ख्याल से रील्स वगैरह से हिट हुआ दोबारा। रील्स नहीं, उसको इंस्टा ने बहुत सारे गानों को पुनर्जीवित किया है। जैसे अभी आजकल भी वो चल रहा है ना, वो एक जो लड़की बिटिया नाच रही पाकिस्तान वाली। हाँ, वो तो रिमिक्स है उसका, मेरा दिल ये पुकारे आजा। हाँ, आजा वाला भी चल रहा है, लेकिन उसमें अभी वो मजा नहीं आया। मैंने तुम्हें देखा में तो लोगों ने सनराइज और सनसेट से लेके प्रेम और ज्ञान और दर्शन क्या नहीं डाल दिया, गणित के सवाल तक लगा दिए रील्स बनाते हुए। मैंने हालांकि मेरा जो रिपोर्ट आया उसमें मैंने स्टैटिस्टिकली मैंने एपी ढिल्लन भी बहुत सुना है। अच्छा। हाँ, तो एपी ढिल्लों को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ पे। साल में बहुत सारे गाने, कोई एक गाना नहीं, पर मैंने बहुत बार सुना है। वो वही वाला है ना, दिल तेरा टूटूगा तो पता लगूगा। वो गजब का टैलेंट है। मैं इस बीच उनको सुन रहा हूँ जो ये अभी एक जो रैप वाला अपना रियलिटी ये होता है शो, रैप वाला, जिसके अभी विनर जीते हैं हसल के जो विनर है, बिटिया की रील बहुत बनी रही, जो जिसने मैं भगवान बोल रहा हूँ। हाँ। एक तो वो है, लेकिन जो विनर है उसका देखिए अभी नाम भूल गया उसका मैं, और वो यहीं फरीदाबाद का रहने वाला है और काफ़ी देसी अंदाज के वो गीत करता है, लिखता है, तो उसको आजकल ज़्यादा मैंने खूब सुना। स्पोर्ट्स में तो खैर पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कि आप दोनों का तो सबका बटा हुआ है, हम फीफा वाले हैं। हाँ, फीफा ही होगा मेरे ख्याल से, ताऊ का भी, मेरा भी। सूर्य कुमार यादव। अच्छा, हाँ यार नहीं, ठीक है, डिस्कवरी है मेरे लिए। मैं उनको ना आईपीएल में खेलते हुए कभी वैल्यू नहीं दिया उस बंदे को, क्योंकि वो बात नहीं आ पा रही थी, पर क्या बैट्समैन हुआ, समाजवादी हो गए। बहुत जबरदस्त। देखिए नाम था सूर्य कुमार है उसका नाम। सूर्य कुमार तो अंग्रेजी वालों के लिए। उसका नाम देखिए, सूर्य है और शॉर्ट फॉर्म स्काई है। हाँ, ये बढ़िया। ताऊ और गिरिराज सिंह जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, दोनों लोग आश्चर्य जब भी बोलते हैं, आश्चर्य बोलते हैं, बड़ा क्यूट लगता है मुझे। हाँ, वो क्या होता है, हम मतलब आश्चर्य जो है ना, यह जिसको हम लोग जब बोलते हैं, वो वैसा ही था। देखिए संस्कृत जो है ना, वो संस्कृत का मीनिंग ही क्या होता है, संस्कृत का अर्थ क्या होता है, सकृत, परिष्कृत। हाँ, जो चीज़ करते हैं वो संस्कृत जो है वो बैलेंस्ड परिष्करण है। हाँ, तो भाषाओं में को संस्कृत जब कर दिया गया तो संस्कृत बना, तो उसमें आश्चर्य है। संस्कृत है वो, हाँ, समाहित और समवेत। संस्कृत का मतलब होता है रिफाइंड, लैंग्वेज रिफाइन हो गई, पर हम तो प्राकृत टाइप के लोग हैं, है ना। नहीं, बाकायदा उसमें उससे मुझे लगता है कि ये बढ़िया आज तुमने बताया कि आश्चर्य को आश्चर्य बोलते हैं, क्योंकि अचरज की उत्पत्ति भी आश्चर्य से ही है। बिल्कुल, ऐसा लगता है सारे शब्द वही हैं, तो अचरज और आश्चर्य और आश्चर्य, ये लगता है कि पानी मतलब सॉलिड लिक्विड गैस वाली जैसे अवस्था है। बंगाल में आश्चर्यो, चूंकि उनकी अ की मात्रा ओ की मात्रा होती है, ऐसे बोलते हैं। और जैसे वर्षा, वो जो मूर्धन्य श है, उसको ख ही बोला जाता था, बरखा, है ना, या भाषा को भाखा। चलिए, तो इस साल का कोई एक उसमें, हमारी आजी संतोष नहीं बोलती, संतोख संतोख बेन जाडेजा। इस साल का कोई ऐसा, और शाह में, पिटचिरवा शाह में, अब जैसे तुलसीदास ने कई जगह पे उसको शाह के तौर पे, है ना,
भय विशेष करके उस तरह से लिखा है। लेकिन जब ये जनकपुरी पहुंच गए हैं राम और कृष्ण, और गुरु से अनुमति लेके घूमने निकलना चाह रहे हैं, तो उस वक्त का जो वर्णन है उसमें पहली लाइन ही यही है, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाय जनकपुर आवहि देखी। तो विशेषी लिखा है, लेकिन उसको विसेखी पढ़ना है। कोई संस्कृत और खड़ी हिंदी, प्रॉपर इंग्लिश, इसके खिलाफ मेरे अंदर एक आंदोलन सा रहता है और वो रह गया है वो। हाँ। इस साल का कोई आप लोगों के लिए, अपने समाज के आसपास के समाज के हिसाब से पूछ रहा हूँ, निजी नहीं, कोई ऐसा लो पॉइंट आपको लगता है कि यार ये जो है इस साल का सबसे लो पॉइंट है जिसको हम रखेंगे? बहुत मुश्किल है कि लो पॉइंट आप डिफाइन करें। कि जिस दिन मैं कहता हूँ ये लो है ना, उस दूसरे दिन लो हो जाता है। हाँ, और हम चाहते नहीं है कि हम किसी भी पॉइंट को जस्टिस करें। हाँ, वैसे एक को चुनने में भी हाँ, पर मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं एक बात बोल ही दूं। हम बिल्कुल दिमाग से ना सड़ चुके हैं एक समाज के तौर पे। वो एक अभिनेत्री ने आत्महत्या करी, और उसका संबंध जो है प्रेम संबंध एक युवक से था जो उसके साथ काम करता था, और इस्लाम मतलब मुस्लिम फैमिली से आता है। उसमें क्या है कि अब मैं उसकी माँ ट्रॉमा में है और बहुत तरह की बातें बोलेंगी, पर अभी अभी आया है कि वो उसको उर्दू सिखा रहा था, ठीक है, और लोग इस पॉइंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उसकी माँ से कोई शिकायत नहीं है। लोग इस बात, देखो उसको उर्दू सिखा रहा था, अरे यार कोई लैंग्वेज सिखा रहा था। उर्दू एक लैंग्वेज है जो कुछ दिनों तक सभी लोग यहाँ पे लिखते पढ़ते बोलते थे, लिखते थे, जानते थे। और हम ये हर चीज़ को, मैं बाय द वे मैं धर्म का विरोधी हूँ, ठीक है, मतलब खुले बोल रहा हूँ, मैं धर्म का विरोधी हूँ। तो मुझे इस्लाम बिल्कुल पसंद नहीं है ना। मैं धार्मिक आदमी हूँ। अच्छा। हाँ, मैं धार्मिक हूँ। मैं सनातन धार्मिक, हिंदू धार्मिक, मुस्लिम धार्मिक नहीं हूँ। मैं धार्मिक आदमी हूँ। मैं धर्म का सम्मान करता हूँ। धर्म का पालन करने के लिए शायद मैं जान भी दे सकता हूँ। मतलब कह रहा हूँ, ऐसा मौका ना आए कि धर्म का पालन देने के चक्कर में जान देनी पड़े, पर मैं आदमी मतलब गहरे रूप से धार्मिक हूँ। पर ये जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल अधार्मिक विधर्मी काम है कि आप हर चीज में लोगों के नाम और आप ना व्यक्तियों से घृणा करने लगे हैं, विषयों से नहीं। इसके कारण हमारे विषयों पे नजर ही नहीं है। हमने व्यक्तियों को प्यार करना है और व्यक्तियों से घृणा करना है। पर अब जो है ना, उसको लोएस्ट पॉइंट में नहीं कह रहा हूं क्योंकि इसके भी नीचे जाने वाला है, ठीक है। पर यह हद हो गई है कि सुबह शाम जब आदमी बात करता है तो एक एंगल से बात कर रहा होता है हर आदमी। सबका एक ओपिनियन है। इतनी घृणा अगर आपके अंदर है, इतना कुछ जहर अगर आपके अंदर है, तो आप मरेंगे। ये कृपया करके आप अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को, दोस्तों को, जहाँ पे कैजुअल बिगटरी होती है ना, अब टाइम आ गया कि उसको रोकें। अब आदमी कुछ इस्लाम के बारे में बुरा बोले ना, तो कोई टेंशन नहीं है, उसको बोलो, उसको एनकरेज करो। मुसलमान को गाली देने लगे, मुसलमान से घृणा करने लगे, मारने की, हत्या करने की, नहीं रहने देने की, इत्यादि इत्यादि बातें करो, हिंदू करने लगे, या कोई मुसलमान हिंदुओं के बारे में ऐसी बात करने लगे लोगों के बारे में, तो उस वक्त अब जो है वो आई थिंक अगर आप अरेस्ट करने का कोई कोशिश ही नहीं करेंगे, इसको रोकने की कोई कोशिश ही नहीं करेंगे, तो ये और नीचे जाएगा। और अगले साल जब हम लोएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो तलाश रहे होंगे फिर से, जैसे इस साल तलाश रहे। हाँ, हमको उस वक्त लगेगा कि इनको तो पद्मश्री देना चाहिए था जो इस साल थे। हाँ, अब थोड़ा सा टाइम आ गया है कि मतलब उसको रोकें। कहीं पे कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे, अगर आप एकदम गहरे रूप से धार्मिक नहीं है, ऐसे ही विधर्मों में फंसे हुए हैं, तो मुझे आपसे कोई सहानुभूति नहीं है। आप एक दिन पेले जाएंगे, जैसे आप सोच रहे हैं आप पेल रहे हैं, आप भी पेले जाएंगे। हाँ, नहीं, लेकिन ताऊ की भी जो बात है, मैं भी उसी में जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये मैं थकता जा रहा हूँ बाबा।
मेहनत नहीं, मैं थकता थक जा रहा नहीं, हूं। मैं क्योंकि मुझे ट्विटर ये सब ना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं न्यूज़ का आदमी हूँ ना, मुझे ज़रूरत होती है कि मैं उसको देखूं, लोगों के विचार सुनूं। पर यार आपके अब विचार नहीं रह गए, ये आप पॉइंट जो है ना, आपको अपने रास्ता ही गलत धर लिया और उस पर लोग आगे बढ़े जा रहे हैं ये सोच के कि इसका अंत जो है बड़ा सुंदर, सुखद और सुनहरा होने वाला है। हाँ, कुछ निकल के किसी आएगा। के लिए हरा होने वाला है, किसी के लिए केसरिया हो जाएगा या केसरिया पीला होने हो वाला है। जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, ऐसे विश्व गुरु और ऐसे मोदी जी थक जाएंगे यार। मोदी जी तो पॉलिसी ला सकते हैं ना, वो आदमी क्या करेगा? जब आपका समाज अगर इस तरह का हो जाएगा तो इकोनॉमी आपकी सुधर ही नहीं सकती। आप गांठ बांध लो, इस तरह का अगर विभाजन आपके अंदर है, ये सब रिपोर्ट बाहर जाती है और एग्जैजरेट होके जाती है। मतलब लोग ऐसा बता रहे, मैं तो बोल ही रहा था ना, एक बार मैंने 3 साल में बोला था, मैं कई 3 साल से सुन रहा हूँ कि जेनोसाइड होने ही वाला है, अगले मिनट होगा, पता नहीं। राना अयूब और सब लोग लिखते रहते हैं और कुछ वाइट लोग भी लिखते हैं कि इमिनेंट है, मतलब किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है इस देश पर यार इस जहर को अपने आप में इतना रोज कंज्यूम कर रहे हो और बांट भी रहे हो, तो मरेगा कौन? बहुत अजीब सा दृश्य है ये मुसलमानों को, हिंदुओं को सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत है। हिंदुओं की सबसे ज़्यादा, मुसलमानों की काफ़ी ज़्यादा, और बाकी जो हैं वो बहुत छोटे संख्या में है, उनका कुछ वो बहुत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर इन दोनों को सोचने की जरूरत इसलिए है, बाकी भी भैंस की पीठ पे मक्खी की तरह बैठ के नदी पार कर रहे हैं, 80 उसी में करोड़ शामिल हैं या 100 करोड़ 25 करोड़ इस तरह की संख्या में रहने वाले लोग अगर असुरक्षित महसूस करते हैं तो उनको अपना साइकोलॉजिकल कुछ इवैल्यूएशन करवाना चाहिए। पानी डिटॉक्स वाला पी रहे हैं। हाँ, कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुसलमानों को यहाँ से निकाल Poison देंगे। एक तो जो manufacture कर रहे बोलते हैं वो बकवास कर रहे हैं, दूसरा जो विश्वास भी कर लेते हैं इस पे, वो अपना अलग कैंपेन चला रहे हैं कि हमारा इस देश पे उतना ही हक है, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 25 करोड़ लोगों को कहीं दुनिया में नहीं निकाला जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब मैं एक बार मजाक में मैंने बोल दिया था कि एक और विभाजन होकर रहेगा तो मुझे एक कॉर्नर प्लॉट दे देना है ना, मैं चला लूंगा। पर हकीकत यह है कि मजाक की बात नहीं रह गई है। अब आप ना एक शाहरुख खान की फिल्म के पीछे सिर्फ इसलिए पड़े हो, सबको पता है किन कारणों से पड़े। फिल्म का नाम पठान है। एक तो बेवकूफ़ आदमी है वो, मतलब पठान अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड है। पठान कभी अपने आप को पठान नहीं कहता। वो भारत का मुसलमान अब्दुल जो है वही अपने आप को पठान कहता है। वो किसी पश्तून को पठान बोल के देखो, जिनको हम पठान बोलते हैं, वो उसको अच्छा नहीं लगता। ये क्या अंग्रेजों ने वर्ड दिया हुआ है यार, कोई शब्द ही नहीं है ये। खैर, आप एक तो उसने पठान नाम रखा और अफगान रेस को उसमें थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। ये सब चीज़ें ऐसे माहौल में बचना चाहिए था, क्योंकि उनको लगा कि 25 करोड़ देख लेंगे तब भी खर्चा क्योंकि निकल बहुत तेल लगा हुआ है भाई साहब, माचिस का डालने का भी वेट कर लेते हैं। पर अगर बनाया है तो इस देश को शाहरुख खान के साथ खड़े होना चाहिए। वो आदमी आपका सबसे बड़ा सुपरस्टार है इस वक्त, सबको उसके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो गलत काम तो कुछ नहीं कर रहा है ना। हो सकता है टाइम के हिसाब से नहीं कर रहा हो, पर यार आप उस पर ये बेशरम रंग जो है, इस रंग को बोला जा रहा है, 50 तरह के रंग है उस गाने में, लेकिन आप लगे हुए हो। होम मिनिस्टर टाइप के लोग बयान दे देते हैं, सेंसर बोर्ड कहता है कि हाँ हम उसमें तो कुछ चेंजेस बोले, उसमें वो गाना भी शामिल है। ये क्या है? मैं कल को बोलूं कि मतलब मेरे को सलमान खान पसंद नहीं आया इसमें, विवेक ओबराय लाओ, है ना। वो इसलिए थोड़ा सा अब सबको, मैं जितने सुनने वाले हैं, बाकी जो नहीं सुनने वाले हैं, जहाँ तक हो सके, अगर कोई आदमी मजाक में भी, चुटकुलेबाजी में भी बिगटरी की बात करे तो आप वहाँ से उसको बोल कर हटें कि यार इस तरह की बात टोकिए। दिस इज नाउ रीच दैट स्टेज। क्योंकि यार अपने को क्या है, मेरे को पता है टेंशन क्या होता है। ये नहीं कि मैं कुछ बुरा हो जाएगा मैं मर जाऊंगा, मुझे टेंशन होती है कि देश का बुरा होगा और मैं नहीं मरूं। समझ रहे हो ना? ये इस देश में लंबा जिंदा रहना रिस्की हो गया है अब, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो आपको मानसिक पीड़ा देगा। क्यों?
लेकिन एक ट्रेंड ये थोड़ा बदला है इस लिहाज से, सभी जगहों पे नहीं पर शहरों में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मिस इन्फॉर्मेशन आती थी, परिवार वाले भेजते थे, उस पर अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग लिखने लगे नहीं भाई साहब ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रहा प्रूफ। तो ये वो करने लगे। दूसरा पहले लोग इग्नोर कर देते थे। वो फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी वो बहुत ही अपर मिडिल क्लास, हाँ वो है, ये बात सही वो है, सभी वर्गों के लिए नहीं। हाँ, रूरल उसमें वही चल रहा है। मैं अभी परसों नरसों कोई वीडियो देख रहा था, उसमें कोई साबित करने में लगा हुआ था कि दीपिका पादुकोण जो है वो कैसे मुसलमान है, और वो अध्यापक रहे हैं, पटना के हैं वो। हाँ, पटना कॉलेज के, पटना के कॉलेज प्रोडक्ट है। मुझे तभी लगा प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं, प्रोडक्ट है वो, इंसान नहीं बन पाया आज तक, वो प्रोडक्ट ही है। आप मुझे एक बात बताओ, एक बड़ा ग्रुप है देश का ना, हिंदू ग्रुप, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। यार आपका एक आदमी जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव है अयोध्या में, वो कहता है मैं शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा। कोई बंसल है इधर, मूली नहीं काटा होगा जीवन में उसने, बागपत में, वो कहता है कि बिलावल भुट्टो का सिर लाके दोगे तो मैं 2 करोड़ दूंगा अपनी तरफ से। भाजपा का जिला टाइप का लीडर है वो। जो अयोध्या वाले संत हैं वो शाहरुख खान को जिंदा नहीं जलाएंगे, और ये बंसल साहब तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई आदमी पाकिस्तान जाकर के इनको बिलावल का सिर लाके देगा। हाँ, सनी देओल भी लाके नहीं दे सकते, ठीक है, ये 2 करोड़ भी नहीं देंगे अगर कोई ले भी आया। पर होता क्या है, क्या मेरे घर बताइए। तो रिजल्ट क्या हुआ, पूरी दुनिया में एक बात छप गई कि देश के रूलिंग पार्टी के एक नेता ने 2 करोड़ की उसके सर पे इनाम रखा है, कुछ नहीं होने वाला। ये आया कि अयोध्या के एक संत शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे, प्रीस्ट फ्रॉम अयोध्या, ठीक है, सब जगह छप गया, सोशल मीडिया पे चल गया, कुछ नहीं होगा। साध्वी प्रज्ञा के कहने पर कोई घर में चाकू नहीं रखता है, घर में चाकू होता ही है, ठीक है, और तेज ही होता है, क्योंकि चाकू अगर भोथरा हो तो उससे उंगली कटती है, तेज चाकू से सब्जी कटती है है ना। अब आप समझो, पर ये सब जगह फैल गया। इससे क्या हो रहा है, लोग आप ना अपने बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे, समाज को रेडिकलाइज कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे। आपसे धेला भर का काम नहीं होने वाला। साध्वी प्रज्ञा का स्कूटर टाइप जो फंसा था, कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट में फंसा था, मुझे लगता है वो भी झूठ है, ठीक है। ये लोग कुछ कोई काम के नहीं है, पर ये समाज को रेडिकलाइज कर देते हैं, कुछ ऐसा बयानबाजी कर देते हैं जिससे कि ऐसा एक दुनिया का बहुत पुराना और बड़ा धर्म ह्यूमिलिएट होता है, समझ रहे हो ना, जिसको आप इतना पवित्र और इतना बढ़िया और सबसे पुराना सर्वाइविंग धर्म कहना चाह रहे थे कि जो आप उस धर्म को नुकसान करते हो, उसको नंगा करते हो, उसको प्रताड़ित करते हो ऐसे शब्दों से। परसेप्शन का जो संकट आया है, हिंदुइज्म अपने मूल भाव से पहले ही दाएं बाएं हो रही थी लकीर। हिंदू का जो धर्म है, उसके लिए, हिंदू के लिए सनातन एक व्यवस्था है, और उसमें वो एक धर्म का पालन करता है, उसे धारण करके। वो धर्म दरअसल दर्शन पर आधारित है, और वो जो दर्शन है वो दर्शन मुक्ति का दर्शन है, आनंद का दर्शन है। वो गजब की व्याख्याएं हैं उसमें। सबसे बड़ी चीज जो ताऊ बता रहे हैं ना, उसका जो आप अगर बिंब बनाने की कोशिश करें, दुनिया में बेहिसाब नई चीजें बन रही हैं, बेहिसाब ऊर्जा से भरे हुए नए नए लोग जन्म के और आपके सामने हैं, उनसे बेहिसाब उम्मीदें की जा सकती हैं। ये एक बहुत ही सुंदर वाटिका की तरह, एक बहुत ही सुंदर लॉन की तरह, क्यारी की तरह, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सब कुछ है। लेकिन आप फर्ज कीजिए कि ऐसी किसी क्यारी या ऐसी किसी वाटिका में आप हों, और उसके चारों कोनों पर मरे हुए जीवों के शव रख दिए जाएं, तो कितनी भी कोशिश आप इंडिविजुअली खुशबुओं को फैलाने की करें, वो माहौल सड़ा हुआ हो सकता है, अनबियरेबल हो सकता है। वहाँ से केवल और केवल रोग फैलते हैं। आपको लगता है कि आपका समाज एक आधुनिक, स्वस्थ, नया, युवा, चेतना, ऊर्जा से भरा हुआ समाज है, लेकिन दरअसल वो समाज उसी सड़े हुए मांस की, उन छत विछत शरीरों की खाद पे और बदबू में जी रहा है।
आपको जो अच्छा लग रहा है वो दरअसल अनबियरेबल है, बर्दाश्त के बाहर है। आप खड़े नहीं होना चाहेंगे उस समाज में। दूसरा क्या है कि जो हम लोग कई बार बात करते हो, ताऊ कहते हैं ना कि मतलब अच्छा है कि लोग जो है प्रैक्टिसिंग चीज़ों में फंसे रहें और मूल से हट जाए, तभी धर्म की हत्या होगी। मुझे भी कई बार ये लगता है कि नहीं, जिस स्थिति में धर्म और संप्रदाय का डिस्कोर्स दुनिया में और हमारे देश में पहुंच गया है, वो दरअसल फोड़े के या नजले के पकने की तस्दीक कर रहा है कि अब ये पक रहा है। लेकिन ये पकने के क्रम में जो जिस तरह का धर्म हम देख रहे हैं, या अगर धर्म हो, दुनिया नास्तिक होगी नहीं कभी, क्योंकि इंसान हमेशा एक सुपर पावर से ही फियर के कंडक्ट में ही चलेगा। इंसान बाकी सबसे ताकतवर है, लेकिन सबसे ताकतवर होने का बोध उसे हद से ज़्यादा असामाजिक बना सकता है। उसको जब तक सामाजिक रखना है, वो कहीं ना कहीं से एक सुपर पावर के आगोश में रहेगा, उसके भय में रहेगा। ईश्वर के प्रति इंसान की आस्था का कारण फियर है, और इस फियर की वजह से ईश्वर बना रहेगा। लेकिन ईश्वर के नाम पे जब आप धर्म लेके चलते हो, खास करके जम्बू द्वीप वाले हमारे भाई लोग, हमारे जैसे लोग, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो काम अलेक्जेंडर और मुगल और तुगलक और हों शक यूनानी तमाम लोग नहीं कर पाए, वो काम आप स्वयं कर रहे हैं। आपको किसी ने प्रोवोक कर दिया है और अब आप अपना हाथ वरदान वाला समझ करके अपने सर पे रखने जा रहे हैं। सहिष्णुता, विष या द्वेष या ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा को अंदर से कैसे निकालें, इसके ऊपर आप रोज लेक्चर सुन रहे हैं। आपकी रील्स, आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके ऐप मोबाइल में, सबके मोबाइल में एक दो ऐप ऐसे जरूर हैं जिसमें या तो बाबा लोग हैं या फिर योगा वाले लोग हैं। किस लिए? प्राणायाम सीखना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, मेंटल डिटॉक्स में जाना है, डिजिटल डिटॉक्स में जाना है। लेकिन कंडक्ट आपका और थिंकिंग प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन और जिस तरह की चीज़ों पे आप शादी से लेके मरघट तक बातें कर रहे हैं, वो सारी की सारी इतनी टॉक्सिक हैं, इतनी जहरीली हैं, इतनी विद्वेष वाली हैं, इतनी घृणा वाली हैं, इतनी हिंसात्मक हैं। इतना ज़्यादा लेकर के आप क्या करना चाहते हो और क्या हो रहा है? तो आपका मंसूबा यह है कि आप एक सुंदर सा गुलदस्ता देखना चाहते हैं, आप बहुत सुंदर खिले हुए फूल देखना चाहते हैं, लेकिन आप तो केवल और केवल बदबू फैला रहे हैं, तो खुशबू आएगी कहाँ से? तो हिंदुइज्म के सामने मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि मैं मक्का से नहीं आया हूँ, मैं वेटिकन से नहीं आया हूँ, मेरा जन्म यहीं उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे हुआ, इसलिए मैं जन्मना अपने डीएनए की मेमोरी से लेकर के और अपने जीवन की मेमोरी तक जिस एक चीज़ को समझता हूँ, जानता हूँ, वो हिंदुइज्म है, वो हिंदू धर्म है, वो हिंदू दर्शन है। और हिंदू दर्शन में जितने लोग आज की तारीख में हिंदुइज्म पे झंडा बरदारी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, फतवे दे रहे हैं, फतवा देना कभी भी हिंदुइज्म परंपरा नहीं थी, अब फतवे शुरू हो गए। इन सारे लोगों से आप पूछ लीजिए कि नहीं, ये 5 आपको मंत्र बता दें, ये कब पारायण करते हैं, कब पूजन करते हैं, क्या करते हैं, ये आप इनसे पूछ लीजिए। ये अपने को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से व्यवस्थित और शांत रखने के लिए किस तरह के प्रयास करते हैं, एकदम डिब्बा गोल है। जिन लोगों के कमंडल में हिंदू धर्म दर्शन चल रहा है, वो लोग आपको प्रायः इस तरह की चीज़ों में, चोचलेबाजियों में नहीं मिलेंगे। बाबा माजरत के साथ क्यों मैं उनको बता रहा हूं, उनके घर के, क्योंकि आपकी आजी जो हैं, जिनकी दादी की आप बात कर रहे हैं, या आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको क्या आप पाते हैं कि नियमित हैं, ये नेमी हैं, उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मार काट मच जाए, उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं। उनके वो हमेशा एक भेद पाल के जिए हैं, लेकिन वो स्वयं हिंसा के लिए तैयार नहीं है, और ना वो हिंसा का संवाद लेकर के टहल रहे हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक प्रेरणा की वजह से या अपने सामाजिक सांस्कृतिक हितों की वजह से इस तरह का काम करते हैं, लेकिन परसेप्शन जो
ताऊ का कहना है ना कि आप बन क्या रहा है, ये फतवा शाहरुख के ऊपर आया। हम ये सोच रहे थे कि शाहरुख खान का कौन रेशा नोच लेगा, लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया में हिंदुइज्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में किस तरह की हेडलाइंस छप रही हैं, उसको आप देख लीजिए। हमको फासिस्ट बोला जाता है। हाँ जैसे मैं बाबा, आप बोल रहे थे, 2 चीजें मैं बोलूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बोल रहे थे कि आदमी धर्म रहेगा दुनिया में। मैं चाहता हूं धर्म रहे, धर्मराज से मुक्ति मिल जाए। धर्म पर उसका अर्थ हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म नहीं। धर्म एक अलग चीज है। धर्म तो आदमी को, धर्म क्या है? जीना सिखाता है। जीना सिखाता है। मैं जैसे निरा नास्तिक आदमी हूं और अत्यंत धार्मिक हूं, क्योंकि मैं अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता, उससे डिगना नहीं चाहता मैं कभी भी। पर मैं कोई सुपर पावर में विश्वास नहीं करता हूं। निरा नास्तिक, अत्यंत धार्मिक, और मैं चाहूं या ना चाहूं ये हिंदू का लेबल मेरे नाम से, मुझसे नहीं जाएगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं। मैं देवताओं में, ईश्वर में आस्था नहीं रखता, पर मैं धर्म का पालन करता हूं। और ज़्यादातर वो जो प्रिंसिपल्स आए हैं मुझे, वो मेरे संस्कारों से आए हैं, परिवार से आए हैं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है। पर ये जो पंथवाजी है ना, जो संप्रदायवाद है, ट्राइबलिज्म है, जो हो गया है क्योंकि विभिन्न पूजा पद्धतियों के लोग यहाँ रहते आए हैं, उससे हमारा नुकसान इस कदर हो रहा है कि हम, जैसे बाबा ने भी बोला ना कि उनको पूछो कि 5 मंत्र बता दें। ये बिल्कुल इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि सूरा फातिहा पढ़ के बता। असलम नाम होने से नहीं होता, ठीक है? आप बिना मंत्र पढ़े, बिना कुरान का एक भी आयत जाने, बिना बाइबल को पढ़े और जीसस को जाने धार्मिक हो सकते हैं। बिल्कुल। धर्म मानव धर्म मानव के अंदर होता है। श्वान धर्म कुत्तों के अंदर होता है ना? बंदर का धर्म होता है। बंदर भांग पिए हुए बंदर को नहीं उठाता, ये उसका धर्म है, ठीक है? कुत्ता दूसरे कुत्ते को नहीं खाता, ये उसका धर्म है। और वो आपसे लॉयल्टी में अपनी जान दे सकता है, ये उसका धर्म है। मानव का एक धर्म है, वो किसी किताब ने नहीं दिया है हमको। क्या होता है, लोग ना बार बार मोरालिटी को धर्म की तरफ ले जाते हैं कि अगर धर्म नहीं सिखाता तो अपन तो, हाँ बिल्कुल, बलात्कारी होते, रेप नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं होता, वो दिन चला गया है। अब हम बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। आज आप धर्म को माइनस कर दो तो बाकी कामों के लिए कानून है ना? बाकी आदमी के अंदर से नहीं आता, आदमी के अंदर से नहीं आता। हाँ। ये संभव नहीं है। अरे कितने बनाए कि हम जाए थे, अंगूरी छंगुरिया कट जाए, खून की 2 बूंद देख लें तो बेहोश हो जाए, हाँ। है ना? अब उनसे कहते कि मंदिर वहीं बनाएंगे, है ना? बस, आज तुर्की तक हम आएंगे। सर कटा देंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। अबे यार, उंगली पहले देख। लो पॉइंट पे बात शुरू हुई थी और कैसे बहुत हाई पॉइंट पे चली गई। हाँ, रिलीजन और सहिष्णुता और वहाँ मतलब जानी ही थी मुझे। पर ये लो पॉइंट के बारे में एक बार आखिर में फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि अपन रिपीट करते हैं। वो ये कि अब वक्त आ गया है, समेटिए प्लीज इस गोबर को। हाँ ठीक है, नहीं तो फिसलिएगा। 12 बज गए, म्यूजिक बंद कीजिए। बंद कीजिए, हो गया यार, हद है। ठीक है, तो एम्बैरेसमेंट होती है ना, एम्बैरेसमेंट होती है। कहीं पे भी भारतीयों को ना अच्छी नज़र से देखा जाता था हर जगह। अब आप भी ऐसे लेबल लगा करके चल रहे हैं जैसे आतंकवादी टाइप के हैं, और आपके यहाँ जो है ऐसे ऐसे चल रहा है। नहीं होता, उसमें मंत्र वाली भी जो बात है ना कि मंत्र 5, मूल बात उसकी वही है कि अगर आप हिंदुइज्म को मानने की बात करते हैं, हाँ, अगर आप ऐसे, क्योंकि आपका क्लेम है, तलवार लेके चल कि रहे आप हैं, हिंदुइज्म को मानिए, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं, आपने फिर प्रूफ कीजिए। आपने 5 रुपए का एक ढीला खरीद लिया है खड़िया का, और उसको हथेली पे घिस के आधी चम्मच पानी पे और माथे पे छोप लिया है, और इसके आधार पर, और आपने गले में पहन लिए हैं ये हॉर्न्स एंड वुड्स के जो है 5-6 तरह के लॉकेट, नेकलेस, हैंडीक्राफ्ट का सामान। अब उसके आधार पे आप कह रहे हैं कि नहीं, आई एम अथॉरिटी। ये जो आपने बाबा ने भी ड्रेस पहना हुआ है, जो लोग वीडियो पे देख रहे हैं वो जान जाएंगे। इनको हम बाबा प्यार से बुलाते हैं, और इन्होंने एक पर्टिकुलर तरह का कॉस्ट्यूम आज पहना है।
आज अस्सलाम वालेकुम बोलने का मन कर रहा है। टर्किश आयरिश का ये बदलते रहते हैं। हाँ, आज इन्होंने ये पहना है, कभी अगले एपिसोड में अलग पहनेंगे। इनमें और उस बाबा में क्या फर्क है जो अपना कॉस्ट्यूम चेंज नहीं करता? कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा ज्ञान इनके पास है, उससे ज्यादा धारा प्रवाह भी हमारे बाबा बोल सकते हैं। सिर्फ इनका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है। अगर एक ही रंग का रखेंगे तो थोड़े दिनों में डिक्लेयर हो जाएंगे कि यही है बाबा असली। हाँ, और फिर ये अनाप शनाप बोल के निकल जाएंगे। ये परफॉर्मेंस आर्ट जो चल रहा है ना, हम तो यहाँ करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, बट ये जो मैं जानता हूँ, ये जो बाबा है ना अपने, जो संत जो भी हैं, उसका मैंने उनका चेहरा मैंने देखा था, मुझे लगा कि मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, टेस्ट करा लीजिए। उनको फैटी लीवर है और भयंकर समस्या है उनको पेट में। उनकी आंखें, आंखों के नीचे के घेरे और गाल, मैं देख के बता रहा हूँ आपको, आप जाके अयोध्या टेस्ट करा लीजिए। ही हैज़ मेजर प्रॉब्लम इन हिज लीवर। उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे जलाने के बजाय अपना पपीता वगैरह खाएं, मकोइया की पत्ती पिए, है ना, अर्क मकोई मंगवा लें हमदर्द से, हमदर्द के नाम पे ना जाएं। मकोई का अच्छा अर्क वो लोग बनाते हैं, नहीं तो मकोइया जमी होगी वहाँ पे अयोध्या में तमाम मंदिरों के पीछे। उचार के 5 पत्ती मकोइया, 5 पत्ती बेल, 5 पत्ती तुलसी, आधा करेला, इतना पीस के वो रोज पिए। उनको शाहरुख को मारने जाने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही ठीक हो लेंगे। नुस्खा भी यहाँ पे रामबाण हम देते हैं। पॉइजन खत्म करने की दवा मैं बता रहा हूँ। वो कह रहे नहीं, वो मुंह खोला उन्होंने, मैं समझ गया कि गरल है। अरे भाई साहब, मैं जैसे बंसल है ना, मैं सोचता हूँ कभी बंसल के घर जाऊं, मुझे नहीं लगता वो इस तरह का आदमी है। ऐसे भी बंसल ना होते नहीं है वैसे, है ना। उसको जो कहा जाए कि मैं अंसल तू बंसल, सर लाना कैंसल। वो बहुत अच्छा आदमी होगा। हो सकता है कि वो मतलब किसी बिल्ले को भी थप्पड़ ना मारता हो और बहुत प्यार करता हो लोगों से। पर ये जो टीवी का परफॉर्मेंस आर्ट है ना, ANI के कैमरे के सामने बोलने का, जिसमें लोग अत्यंत मतलब ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो ANI के सामने वाला, ये ताऊ सबसे बड़ी समस्या ही राजनीति की ये है। पहले जब राजनीति में व्यक्ति दिखाई नहीं देता था, रैलियों से संवाद पहुंचते थे या मैन टू मैन कम्युनिकेशन या अखबारों के थ्रू पहुंचते थे, तब ये समस्या नहीं थी। हाँ, आज समस्या क्या है? शब्द दिखता था तो शब्द तोल के बोलते थे। आज समस्या क्या है कि पहले मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का या जनसंघ का एक मंच लगा है किसी एक जिले में, वहां पे कौन लोग होते थे? वहां पे वो लोग मंच पे मंचस्थ होते थे मुख्य अतिथि के साथ में, जिन्होंने उस पार्टी को कार्यकर्ता की तरह या उसके रील की हड्डी की तरह उस जिले में, उस इलाके में चलाया है, अपने आप को खटाया है। तो उस तरह के लोग होते थे, बाकी लोगों को सामने बैठना पड़ता था। अभी सुविधा क्या हो गई है कि आपको मंच तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंच पे सारे कैमरे हैं। तो आपको कुछ ऐसा स्वांग करना है कि वो कैमरे मंच से हट के आप पर आ जाएं। अभी सारा खेल क्या है कि उसने अपनी कमीज़ उतारी और वो पॉपुलर हो गया। मैं अपनी पैंट उतारूंगा, उससे ज़्यादा पॉपुलर होऊंगा। हैक्स ऑफ गेटिंग पॉपुलरिटी। केवल और केवल बाइट के सहारे हिंदू बने हुए लोग, केवल और केवल अपने बयानों की वजह से नेता बन गए लोग। कुछ नहीं पता है उनको राजनीति के बारे में। उनके पास पैसा है। इमरान प्रतापगढ़ी, हाँ हाँ, और कहीं के नहीं रहे। मरोगे तो 4-6 को मार के मरना, उस टाइप के मुशायरों में जो हो रहा है ना इस देश में, काफी टाइम से हो रहा है, खतरनाक है। उनको अब ये एडवांटेज हो गया है कि मुशायरों में सांप्रदायिक विविधता नहीं रही। ठीक है, मुशायरा जो है वो एक वर्ग के लिए, एक भाषा बोलने वालों के लिए। अब वहां पर वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कुछ भी बोल लेते हैं, और उसका वो अपने लोगों में तो पॉपुलर हो जाता है। हाँ, लेकिन दूसरे लोग भी देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही ये सिचुएशन ही बहुत खराब आ गया है। तो ये जो छपास, ये जो पॉपुलर हो जाने वाली चीज़ है ना, मतलब अचानक से आप पाएंगे कि मथुरा में कोई एकदम नकबहे घिनाई टाइप के 2 लोग, है ना, जिनमें सवेरे उठ के नहाने का सामर्थ्य नहीं था, वो महात्मा गांधी का फोटो लेकर के 2 अक्टूबर को कह रहे हैं कि हम इसको जलाएंगे, है ना, और नाथूराम की तरह गोली पिस्तौल लेके खड़े हैं। पिस्तौल, एक नकली पिस्तौल से मार भी रहे हैं। हाँ, मार भी रहे नकली पिस्तौल से उसको। दे पिचकारी वाला, है ना, मारी सारा रा बापू को रंग रहा है। अरे ये लोग ना कितनी भी मेहनत कर ले ना, गोडसे के बराबर, गांधी के बराबर तो छोड़िए, गोडसे के बराबर ना हो पाएंगे। नहीं, कुछ नहीं हो पाएंगे, ये से भी नहीं हो पाएंगे, गोड तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इनका संकट क्या है, ये क्यों ऐसे हो गए? क्योंकि इनको लगता है कि ये 80 रुपए के फ्लेक्स
और 20 रुपए का प्लास्टिक का तमंचा लेकर के अचानक से हीरो ऑफ यूपी, हीरो ऑफ इंडिया, हीरो ऑफ मथुरा हो जाएंगे, अलीगढ़ की मेयर। हाँ। और उसके बाद में अगले 2 साल बाद ये चुनाव के लिए प्रयास करने लग जाएंगे। तो ये सब शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा नरक हो रहा है। ये लोग इतने हैं नहीं जितने सुनाई देते हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ये लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना ये अपने आप को चित्रित करते हैं। हाँ, इन सब की हालत कोहरे जैसी है, घना दिख रहा है, लेकिन चलो वो तो लगेगा नहीं 10 फीट आगे है, 10 फीट आगे है, 10 फीट आगे है। एक अंग्रेजी में कहावत है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। वाह। मैं उसको चेंज करता हूँ आज ऑफिशियली कि बार्किंग डॉग्स गिव एएनआई बाइट्स। ठीक है, तो आज अपन को इसके अलावा और किन किन विषयों पे बात करनी है? एजेंडे पे नहीं आया अभी। छोटा सा ही है, आज ज़्यादा नहीं है। एक तो ये कि उन एक्टर्स पे हमें बात करनी है जिन्हें कॉमेडियंस कहा गया, जो जाने गए फिल्मों में अपने कॉमिक रोल्स के लिए। और इसमें पॉलिटिकल एक्टर्स भी हैं कि नहीं, फिल्मों में कॉमिक रोल्स के लिए जाने वाले, मतलब जो अपने समय में पूरी जनरेशन के लिए हंसी का स्रोत रहे, जॉनी वॉकर, महमूद साहब, जॉनी लीवर, और बात के दौर में असरा, मतलब जॉनी वॉकर से ही बात शुरू की तुमने। अच्छी बात ये, असरानी, हाँ नहीं क्यों नहीं। और उन पर भी बात करेंगे जो जगदीप, महमूद, हाँ, जो कहते हैं कि अरे बेटी पुष्पा सुबह सुबह गधे पे बैठ के कहाँ जा रही हो। राजपाल यादव। और फिर एक बिजार खबर है, और बहुत सोच करके मैं इसको बिजार कह रहा हूँ, आई वो हाई कोर्ट से है, जिसमें ये कहा गया है कि घर की बहुरिया, कोर्ट वाज हाई। आजकल यूट्यूब पे आते हैं कोर्ट, हाँ, बहुत कुछ हाई हो रहा है वहाँ पे तो। तो वो घर की बहुरिया अगर शराब पिएगी या गुटखा पान मसाला या नॉनवेज खाएगी तो वो मेंटल क्रूएलिटी कहला सकता है, और ये तलाक का आधार हो सकता है, ये कोर्ट ने कहा है। तब मनाई खाए सकत। हाँ, मतलब इस पे बात सही करेंगे। कचहरी है यार, ये सही है। और आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक पहले लेते हैं।